नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो कानाफूसी और चर्चाओं पर आधारित है। तो इस बार हम आपके लिए कई सारी चटपटी खबरें लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। वैसे तो सरकार में ब्यूरोक्रेसी के कामकाज को लेकर समय समय पर समीक्षा होती रहती है, लेकिन जब सरकार अपने ही अफसरों के टॉप 10 की सूची बताने लगे तो ये माना जाता है कि उन जिलों में सरकार की इच्छा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। सरकार ने अभी एक सूची फिर जारी की है IGRS से संबंधित, जिसमें यूपी की जनता की जो सुनवाई है उसमें लापरवाही बरती जा रही है। उसमें लापरवाही बरतने वाले 10 जिले जो फिसड्डी साबित हुए हैं उनकी एक सूची आई है। इस सूची में गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, कन्नौज आदि के जो डीएम हैं इनका खराब प्रदर्शन सामने आया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जब IGRS पोर्टल की समीक्षा की है तो उसमें खराब प्रदर्शन करने वाले अफसरों को नोटिस जारी किया गया है। हालांकि चुनाव आचार संहिता लग गई, उसके बाद इन अफसरों पर अभी फ़िलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इस नोटिस को एक चेतावनी के तौर पर देखा जा सकता है। अब असली परिणाम तो चुनाव परिणाम पर निर्भर करेगा कि ये अधिकारी ज़िले में रहेंगे या चले जाएंगे। लेकिन जो IGRS को लेकर जो फिसड्डी ज़िले आए हैं उसमें गाजीपुर की डीएम आर्या खौरी, मिर्ज़ापुर की डीएम दिव्या मित्तल, वाराणसी के S राजलिंगम, कन्नौज के सुब्रान शुक्ला, संत कबीर नगर के संदीप कुमार का जिला जन समस्याओं के निस्तारण में पिछड़ा साबित हुआ है। पुलिस के भी इसी तरह 10 जिले हैं जिसमें कमिश्नरेट बनाई गई है। कानपुर की BP जोगदंड और कानपुर देहात में BBGTS कृष्णमूर्ति, सुल्तानपुर में सोमेन वर्मा, अमेठी, कुशीनगर, यहाँ के भी जिले IGRS के निस्तारण में फिसड्डी साबित हुए हैं। माना जाता है कि मुख्यमंत्री से जुड़ा ये पोर्टल है, इस पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पोर्टल पर खूब ढेर सारी झूठी रिपोर्टें लगती हैं। अब इसकी समीक्षा जब चीफ सेक्रेटरी ने इस बार की तब बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आईं। अब चूंकि चुनाव आचार संहिता आ गई इसलिए अफसरों पर सीधे कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये ज़िले मानक में हैं, रडार पर हैं सरकार के, और चुनाव बाद सरकार इन जिलों में कार्रवाई कर सकती है। इन अफसरों को इसलिए भी वक्त थोड़ा मिल गया है कि वो समय रहते संभल जाए, क्योंकि IGRS एक ऐसा पोर्टल है जिसमें गांव में बैठा हुआ आदमी भी अपनी खेती बाड़ी समस्या, ज़मीन जायदाद के विवाद, मारपीट और तमाम सारी चीज़ों के कब्जों को लेकर शिकायतें दर्ज कराता है। अब अगर उन पर पुलिस थाने से, लेखपाल से, तहसील से फर्जी रिपोर्टें लगेंगी तो स्वाभाविक है कि ज़िले की साख गिरेगी। ये इसकी समीक्षा वैसे ज़िले में DM SP भी लगातार करते हैं, लेकिन जब असली बात आती है जब स्टेट लेवल पर मामला होता है, और चीफ सेक्रेटरी ने एक तरह से इन सबको एक चेतावनी दी है कि 1 महीना भी 11 मई तक तो आचार संहिता है, ऐसे जिला अधिकारियों को अब फिलहाल सतर्क हो जाना चाहिए। पावर सेंटर में बात अब राजनीति की, सियासत की और मायावती की। मायावती इन दिनों अपने पार्टी के अस्तित्व और उसका राष्ट्रीय दर्जा बचाने के लिए जद्दोजहद करती नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनके जो दलित वोट हैं उसमें बीजेपी की सेंधमारी लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में बसपा की तुलना में समाजवादी पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है। ये सब कारण है जिनकी वजह से मायावती के सामने थोड़ी चिंताएं हैं, थोड़ी चुनौतियां हैं। मायावती के सामने अपनी पार्टी को भी बचाने की छटपटाहट है। उनकी यह चिंता उनके सांसदों ने और बढ़ा कर रखी हुई है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि बिजनौर के सांसद मलूक नागर, अमरोहा के सांसद दानिश अली, जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव, इन लोगों ने मोदी और योगी से मुलाकात की और उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में रितेश पांडे का भी एक पुराना फोटो सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ वायरल हुआ। चूँकि उनके पिता समाजवादी पार्टी में पहले से हैं राकेश पांडे, तो अब देर सवेर रितेश पांडे भी समाजवादी पार्टी में अगर आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बसपा
के एक और सांसद हैं जिनका नाम है अफजाल अंसारी। वो भी समाजवादी पार्टी में एक तरह से काफ़ी उनके नज़दीक हैं, बसपा से उनकी काफ़ी दूरी बढ़ी हुई है। तो मायावती के लिए सांसद, नेता, ये सब जो जिस तरह से दूसरे दलों के आसपास जा रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये खतरे की घंटी की तरह है। जो जानकार हैं उनको इस बात की आशंका है कि मायावती का दांव, अगर जो अकेले लड़ने का निर्णय है 2024 के लोकसभा का, अगर वो उल्टा पड़ गया तो कहीं उसकी स्थिति 2014 के उस परिणाम जैसी ना हो जिसमें उनकी सीटें 0 रह गई थी। वैसे बसपा की जो वर्तमान स्थिति है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में महज एक विधायक के सहारे नगण्य सी मानी जा सकती है, मामूली सी रह गई है। अब उसके सामने निकाय चुनाव को मजबूती से लड़ने की बारी है। इसका उन्होंने ऐलान भी किया है। ऐसा माना जा रहा है कि मायावती इस चुनाव को इसलिए भी मजबूती से लड़ना चाहती हैं जिससे उनकी पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा बचा रहे, बना रहे। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात सामने आती है कि असली लक्ष्य 2024 है। उसमें तमाम सारे बसपाई इस बात को स्वीकार करते हैं कि सपा और बसपा का जो गठबंधन था, जो टूट गया, उसका उनको आज तक मलाल है, क्योंकि ये एक ऐसा गठबंधन था जिससे बीजेपी डरती थी, वो बीजेपी को बहुत टक्कर देता था। अब मायावती एक बार फिर ये कह रही हैं कि वो सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर वापस लौटेंगी, लेकिन उनका सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला वो कुंद पड़ गया है, क्योंकि बीजेपी ने उनके उसमें सेंध लगा दी है। बीजेपी के पास जो लाभार्थियों की योजनाएं हैं, जो राशन दे रही है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है पैसे का खाते में, और जो उज्ज्वला स्कीम है, वो दलितों को लगातार अपनी ओर खींच रही है। जिसके बाद मायावती का वह प्रयोग भी सोशल इंजीनियरिंग वाला असफल होता नज़र आ रहा है। दूसरी बात यह भी आती है कि बसपा में लगातार बड़े चेहरों का अभाव हो रहा है। अगर आप सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़ दिया जाए तो बसपा के पास कांसी राम के ज़माने से चले आ रहे या मायावती के शुरुआती दौर का अब कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा है। हालांकि मुसलमानों को वो लुभाने के लिए इन दिनों इमरान मसूद को काफ़ी महत्व दे रही हैं, लेकिन उनका प्रभाव एक ज़िले से ज़्यादा नहीं है। आपको यहाँ यह भी बताना ज़रूरी हो जाता है कि 1993 के बाद 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, वो सबसे बड़ा डैमेज बसपा के वोट बैंक में, जो सबसे बड़ी गिरावट थी, वो 2022 में आई। बसपा को लगभग 12 से 13% के बीच वोट मिला, जबकि यूपी में 22% दलित वोट है। तो ऐसे में साफ है कि जो बसपा का कोर वोट है वो उससे टूट रहा है, और उसके लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों जोर लगाए हैं। इसीलिए इन दिनों अंबेडकर के नए प्रेमी के तौर पर अखिलेश यादव भी उभरे हैं, जो कभी मायावती के साथ 2019 में गठबंधन में शामिल रहे। मायावती और अखिलेश का गठबंधन अतीत के तमाम कड़वे अनुभवों को भुलाकर हुआ था, जो समाजवादी पार्टी और मायावती की टकराहट में हुई थी। गेस्ट हाउस कांड की भी बात उसमें आई थी, लेकिन अब वो गठबंधन अलग है। मायावती उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की चाहत रखती हैं, लोकसभा में वो ऐलान भी कर चुकी हैं, लेकिन यह बात बहुत लोगों को हजम नहीं हो रही है। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों इस अवसर में लगे हैं कि बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध लगाई जाए, और इसके लिए वो हर उस मौके का उपयोग करते हैं, चाहे वह बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो या दलितों के सम्मान में कोई कार्यक्रम। तो फिलहाल 2024 का चुनाव भी थोड़ा दूर है, लेकिन परिणाम जो है वो मायावती के लिए कैसा होगा उसको लेकर कयासबाजियां चल रही हैं, कैलकुलेशंस आपके सामने हैं। अब बात एक और सियासी खबर की, राजनीतिक समीकरण की, गुणा भाग की और संभावनाओं की। बात बीजेपी के सांसद वरुण गांधी की हो रही है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली, जिसको कहा गया कि यह नफरत फैलाने वालों के खिलाफ एक मुहिम है और भारत में प्रेम, भाईचारे और का संदेश देने की एक कोशिश हो रही है। अब उसी भाषा में बीजेपी के सांसद वरुण गांधी नफरत फैलाने वालों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप इसे संयोग भी मान सकते हैं कि दोनों नेताओं के भाषण में जो सवाल उठते हैं वह मोदी सरकार और बीजेपी के लिए काफ़ी असहज होते हैं।
वरुण गांधी के जो भाषण हैं वो बेरोजगारी पर हैं, किसानों की समस्या पर है, इन सब पर वो काफ़ी वायरल होते हैं। वो अपनी ही सरकार पर तमाम सारे सवाल खड़े करते हैं, तमाम सारे मुद्दे उठाते हैं। उनके भाषणों की तुलना इन दिनों राहुल गांधी से की जा रही है, जिसमें 2024 के चुनाव को लेकर ये माना जा रहा है, एक आशंका पैदा हो रही है कि दोनों एक हो सकते हैं। क्या वरुण गांधी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, इसको लेकर कई सारे कयास हैं। दोनों की भाषणों की समानता के साथ साथ जो मुद्दे हैं वो भी काफ़ी समान रह रहे हैं। हालांकि वरुण गांधी जो हैं वो बीजेपी से लगातार तीसरी बार सांसद हैं। पार्टी के भीतर रहकर वो पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हैं, तमाम सारे मुद्दों पर बोलते हैं। बीजेपी में आप इसे आंतरिक लोकतंत्र के तौर पर देख सकते हैं और कह सकते हैं, लेकिन ना तो आज तक उन पर सरकार और ना ही संगठन ने किसी प्रकार की कोई रोक लगाई, ना कोई कार्रवाई की। राहुल और वरुण गांधी इन दिनों दोनों हिंदू मुस्लिम की सियासत और नफरत फैलाने वाले भाषण पर लगभग एक राय दिखते हैं। हालांकि उनकी मां मेनका गांधी, जो सुल्तानपुर से बीजेपी की सांसद हैं, वो बीजेपी से अलग होने की बात और उसकी संभावनाओं को खारिज कर चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी को लेकर कभी ये कहा जाता है कि वो टीएमसी में जा सकते हैं, कभी ये कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। अब एक नई बात चर्चा ये आई है कि वरुण गांधी कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ 2024 में नजर आ सकते हैं। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण या सबूत अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि वरुण गांधी की प्रियंका गांधी से काफ़ी नज़दीकी है और दोनों अपनी दादी इंदिरा गांधी से काफ़ी प्रभावित हैं। यही वजह है कि वरुण गांधी ने पिछले दिनों इंदिरा गांधी की काफ़ी जमकर तारीफ की थी। ऐसा भी लोग मानते हैं कि जब से केंद्र में मोदी और अमित शाह का पार्टी में दबदबा बढ़ा है, उसके बाद से वरुण गांधी हाशिए पर हैं और उनकी सियासत भी एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी में उस तरह की नहीं रह गई जब एक ज़माने में वो फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरे थे। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने अभी बहुत बड़ी चुनौती है कि उसके पास ना तो कोई वोट बैंक है, ना कोई आधार है, ना उसका इन यात्राओं का कोई उत्तर प्रदेश पे असर पड़ा है। ऐसे में अगर वरुण गांधी और राहुल नज़दीक आते हैं तो ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा, एक टर्निंग पॉइंट होगा कांग्रेस की सियासत के लिए, क्योंकि तब उनके पास राहुल और प्रियंका के अलावा एक और बड़ा चेहरा आ सकता है। राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल मानी गई है और अगर राहुल और प्रियंका की इस जोड़ी में उनके भाई वरुण गांधी भी शामिल हो जाते हैं तो ये कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा होगा उत्तर प्रदेश में। और वरुण जो एक फायर ब्रांड नेता हैं, जो अपने आचरण और भाषण से हमेशा चर्चा में रहते हैं, वो कांग्रेस जो डूबी हुई है, जो कांग्रेस मरी हुई है, उसके लिए संजीवनी की तरह साबित हो सकते हैं। लेकिन ये आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि अभी फिलहाल बीजेपी ने वरुण से पूरी तरह मुंह नहीं फेरा है और ना ही उसने इस पर कोई अंकुश लगाया है या कोई संकेत आया है कि वो वरुण को चुनाव नहीं लड़ाएगी। आने वाले कुछ और दिनों में ये तय होगा कि वरुण गांधी बीजेपी में रहेंगे या अपने भाई और बहन राहुल के साथ जाएंगे या किसी और दल से वो सहयोग ले सकते हैं। ये सब तमाम संभावनाओं और कयासों से पर्दा उठेगा। फिलहाल वरुण इन दिनों हिंदू मुस्लिम की जो नफरती सियासत है, जो किसानों के ऊपर जीप चलाकर उनको कुचला गया और जो सारस का एक प्रकरण आया, उस पर भी वो इंसानियत और मानवता को लेकर लगातार बोलते रहे, चर्चा में रहे हैं। देश में रियासतें खत्म हो गई, लोकतंत्र आ गया जिसमें सबको समानता है, लेकिन इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की जो भदरी रियासत है और कुंडा से जो विधायक हैं, राज परिवार के सदस्य रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, उनका एक अलग ग्लैमर है, उनकी अलग एक कहानी है, एक अलग स्टाइल है। इन दिनों राजा भैया अपनी पत्नी भानवी कुमारी से तलाक को लेकर चर्चा में आए हैं। तमाम सारे मीडिया में और सामाजिक क्षेत्र में इसको लेकर चर्चा हो रही है। राजा भैया अपनी पत्नी भानवी कुमारी को तलाक दे रहे हैं। अब यह बात जग जाहिर है, सबकी जानकारी में है।
ऐसा भी लोग कहते हैं कि राजा को शायद कोई दूसरी रानी पसंद आ गई है, जिसके चलते राजा भैया अपनी 27 साल पुरानी शादी को ख़त्म करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने दिल्ली की साकेत कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल रखी है। लोग इस बात को भी कहते हैं कि तमाम कोशिशों के बाद परिवार से लेके राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की ये तलाक टाल नहीं सका, ये तलाक निश्चित है। लेकिन इसके पीछे जो एक नई रानी की कहानी चल रही है, उस पर भी बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर और समाज में आती हैं। बताया जाता है कि राजा भैया तलाक लेने के बाद मीडिया जगत में काम करने वाली एक महिला के साथ शादी कर सकते हैं। इसको लेकर तमाम सारे कयास हैं, नाम हैं। हालांकि उनका खुलासा यहाँ ठीक नहीं, लेकिन यूपी की सियासत से जुड़े हुए चर्चित और एक तरह से कहा जाए ये दूसरा मामला है, क्योंकि इससे पहले ठीक पिछले सप्ताह दयाशंकर सिंह और स्वाति जो मंत्री हैं और पूर्व मंत्री, उनके तलाक का मामला काफ़ी चर्चा में रहा है। राजा भैया के अगर आप जीवन काल पर नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि वो एक शांत स्वभाव के ग्लैमर से जुड़े हुए नेता के तौर पर मृदुभाषी छवि उनकी रही है। उनके 4 बच्चे हैं, वो चारों बच्चे अपनी माँ के साथ रहते हैं। राजा भैया के जो पिता हैं उदय प्रताप सिंह, वो भी पत्नी भानवी कुमारी के साथ खड़े हैं। भानवी कुमारी के बारे में लोग जानते हैं कि वो बस्ती की रहने वाली हैं, वहाँ के राज परिवार से आती हैं। उनकी शादी राजा भैया से 27 साल पहले हुई थी, तब वो लगभग 20 साल की रही होंगी। आज के दौरान राजा भैया का डिसीजन लोगों को चौंकाता है, क्योंकि इस शादी को 27 साल हो चुके हैं, बच्चे बड़े बड़े हैं और राजा भैया भी 53 साल के लगभग उम्र के हो चले हैं। ऐसे में आखिर ऐसा क्या कारण बना कि अब इन दोनों को तलाक लेना पड़ रहा है, जुदा होना पड़ रहा है, इतनी लंबी यात्रा जीवन की तय करने के बाद। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया इच्छा शक्ति के एक मजबूत नेता माने गए हैं। मायावती से जब उनकी टक्कर हुई और 2 साल से ज़्यादा वो जेल में रहे, पोटा कानून के तहत तमाम कष्ट सहे, परिवार पर भी तमाम संकट आया, लेकिन वो झुके नहीं और परिवार में उनके पिता, उनकी पत्नी, सब ने उनका साथ दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने झील में मगरमच्छ पाल रखे हैं, जिसे वो नाराज़ होते हैं वहाँ उसको फेंक देते हैं, मगरमच्छ खा लेता है। लेकिन ये सच्चाई कभी लोगों के सामने आई नहीं, न इसकी कोई पुष्टि हुई। हालांकि राजा भैया इन सब चीज़ों से हमेशा इनकार करते रहे। उन्होंने अपनी छवि से कभी समझौता भी नहीं किया। वो हमेशा आदर्श के साथ, मृदुभाषा के साथ, शुद्ध आचरण के साथ लोगों से मिलने जुलने में, मेल मिलाप रखने में विश्वास करते रहे। एक नई पार्टी बनाई जनसत्ता दल, उससे चुनाव जीते, राजनीति में उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। कई बार वो मंत्री रहे, मुलायम सिंह के वो काफ़ी नज़दीकी रहे और यही वजह है कि उनके पिता इन दिनों नाराज़ हैं और उनकी तुलना मुलायम सिंह से भी करते हैं। सियासत में इस लव स्टोरी का जो द एंड है, इस परिवार में जो तलाक की नौबत आई है, उसको लोग बड़ी गौर करके और बड़ी पैनी निगाहों से देख रहे हैं। हालांकि बहुत लोग को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कोई घटना होगी, लेकिन आदमी के जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब इस तरह के उसे फैसले लेने पड़ते हैं। रघुराज प्रताप सिंह उसी तरह की आज स्थिति में है। आप उसे धर्म संकट भी कह सकते हैं और आप उनके जीवन को ये कह सकते हैं कि हर आदमी को अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता है और वो अपने हिसाब से निर्णय करे। ज़रूरी नहीं है कि कोई राजा है या रानी है तो वो परंपराओं में और समाज की उस जंजीरों में जकड़ा रहे। आप उसको अपना आदर्श मानते रहें और वो अपने लाइफ को अपनी तरह से ना जी पाए। पति पत्नी के बीच तलाक एक बेहद कठिन दौर और कठिन समय और मुद्दा है। ये इतना आसान नहीं होता, ये एक दिन की कहानी नहीं होती, ये कई सालों की बात होती है। और ऐसे में जब कोई तीसरा उसमें इंटर करता है तो ये थोड़ी व्याकुलता, अकुलाहट, ये ज़्यादा तेज़ी से सामने आती है। राजा भैया के मामले में भी इसी तरह की लोग आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। असली सच्चाई क्या है ये राजा भैया खुद जानते होंगे, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के लिए एक ग्लैमर वाले नेता हैं, एक फिल्मी हीरो की छवि उनकी है और उनके आचरण से लोग प्रभावित होते हैं, उनके व्यवहार से भी लोग काफ़ी उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं।
वो हर युग की पसंद हैं, लेकिन आज एक ऐसे विवाद में घिरे हैं जहां उनकी आलोचना भी हो रही है। सत्यता न उन्होंने कभी मीडिया के सामने खोली न आई। ये ज़रूर है कि तलाक देर सबेर होगा, साल 2 साल बाद होगा, लेकिन अब ये तलाक निश्चित है और ये परिवार टूट के कगार पर है, लगभग टूट चुका है। पिता भी उनके साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन राजा भैया ने ये मन बनाया है। अब उनके मन में अंदर खाने क्या है ये वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन जो लोग सियासत में हैं, जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, जो खुददारी से जीना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे शायरों ने बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन आज हम नदीम फारूक का एक शेर इससे आपको रिलेट करते हुए सुनाएंगे, इससे जोड़ते हुए सुनिएगा कि वो शख्स बाअमल था इसलिए जिद पर अड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया, और मिट्टी से जो अपनी वफाएं न कर सका वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। और उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालफत, जिसके लिए मैं सारे ज़माने से लड़ गया। नमस्कार।